co-powered by Department of Pharmaceutical Sciences in association with Dr. Sapna Jain Chaudhary, only on Drugtail. I am Devesh Rai. And I am Harshla Pandey. We are your hosts for today, and we are here with very heavy heart and condolence for the families and sufferers of mishap that took place in City Hospital. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब इस एक वीडियो क्लिप पर नजर डालें। ये उसी हॉस्पिटल का है जहां दवाइयों के मिसमैनेजमेंट से न जाने कितने ही लोगों की जानें गई हैं और पता नहीं अभी भी कितने ही लोग लाइफ एंड डेथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका संवाददाता चांद नवाब। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल के सामने हूं और मैं यहाँ पर आपको इस हॉस्पिटल की परिस्थिति, यहाँ के मरीजों की परिस्थिति और उनके अभिभावकों एवं उनके साथ आने वाले परिजनों की परिस्थिति दिखाना चाहता हूँ। आइए आपको मैं अभी यहाँ पे अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई साफ सफाई भी नहीं है सही से। यहाँ पर जो आपकी व्यवस्था है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा देख के चलिए। एमएलए है चाचा, बाहर भगवा देंगे। तो एमएलए तो हम देख रहे। यहाँ पर ऐसे लोग परिजन हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। आगे अंदर आपका आगे की परिस्थिति दिखाते हैं। क्या बता सकते हैं आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्या बताएं, देखिए कितने दिन से हो गए, हम लोग 4-5 दिन से यहाँ के बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग दवाइयां तक नहीं दे पा रहे हैं। मेडिकल स्टोर में जाके खड़े हो रहे तो वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी। हम लोग क्या करें? बेचारा पेशेंट बीमार है तो बीमार है, ना उसको कोई देखने वाला डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई फार्मासिस्ट की एटलीस्ट मेडिकेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट तो चालू करें। कुछ भी नहीं हो रहा है लोग से। हम लोग जाए कहाँ अभी तो मैं जा रही हूँ सीधा पुलिस स्टेशन जाके इस हॉस्पिटल की कंप्लेंट करूंगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने डिसीजन किया कि आप पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट करेंगे, पर मैं आपसे मुझे पूछना चाहता हूँ, यहाँ का अस्पताल तो बोलता है कि यहाँ पर वो लोग पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आप देखिए ना, आपको दिख नहीं रहा है ये पेशेंट यहाँ पूरे सराउंडिंग में लोग बिल्कुल लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा है तो हम लोग यहाँ पे इतने दिनों से क्यों वेट कर रहे होते हैं? अभी तक हमारा ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था। चलिए यहाँ पर हमको दो यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ मिल चुके हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? मरीज के साथ यहाँ पर इतनी समस्या हो रही है। आपका अस्पताल ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, दवाइयाँ अवेलेबल है। अब मरीज ज्यादा बीमार है तो हम जीवन दान नहीं दे सकते। अगर ज्यादा बीमार है तो वो मरेगा ही। अगर हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है वो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है और यहाँ के मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ मैं अपना स्टेटमेंट को खत्म करता हूँ। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, ड्रग डीलर। जैसे कि आपने देखा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कम्युनिटी, हॉस्पिटल या फार्मासिस्ट? इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हमारी हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ हम खिलाते हैं, जेनरिक की और ब्रांडेड की, लेकिन पेशेंट की ज्यादातर भीड़ होने के कारण ज्यादातर पेशेंट वही आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं या फिर प्रो पॉवर्टी लाइन के होते हैं। तो उनके लिए जनरली हम लोग जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो एफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड मेडिसिन वो भी नहीं लेते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती? मतलब आप ये कह रहे हैं कि यदि कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है मेडिसिन तो उसमें भी पेशेंट की गलती है, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिस दीपिका, आप इस चीज की एक्सपर्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया वो लगाया कम्युनिटी फार्मेसी का, पर आपकी जो फार्मेसी है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। जो आप बोल रहे हैं कि पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, अगर पेशेंट ज्यादा बीमार है वो कैसे आएंगे? हॉस्पिटल अगर आप रन करें तो उसमें 4 तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला तो होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, जिसमें या तो परिजन आएंगे या तो पेशेंट आएगा, खुद आएगा और दवाई लेकर जाएगा। जो सिर्फ आपके हॉस्पिटल में सिर्फ यही अवेलेबल है। बाकी के जो 3 तरीके होते हैं उसमें पहला होता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक। उसमें आप फ्लोर वाइज ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अगर वार्ड में अवेलेबल नहीं और उस समय चाहिए जो दवाइयाँ वो वहाँ पे अवेलेबल रहे, उनको यहाँ फार्मेसी तक नहीं आना पड़े। इसमें भी 2 होते हैं, एक होते हैं चार्ज, एक होते हैं नॉन चार्ज। नॉन चार्ज में आपको जो सिस्टम है जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं, जैसे कि हो गया आपका सेलाइन वगैरह, वो सब आपको नॉन चार्ज, वो आपको जब पेशेंट चाहिए तब बिल में ऐड होता है। और स्टॉक चार्ज वाले में अगर पेशेंट आ रहे हैं वो उसी टाइम पे पैसा देंगे और लेकर जाएंगे। तीसरे वाले में होता है कॉम्बिनेशन में फ्लोर स्टॉक और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट वाले में आता है यूनिट डोज। इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिस टाइम पे जिस पेशेंट को जो दवाई चाहिए वो उस टाइम
कहीं पे नर्सेज जाकर डिलीवर करेंगी। ये आपका एक वे होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर कि हर एक इंडिविजुअल के पास दवाइयाँ पहुंचे, ना कि आप ये सारे पेशेंट खुद ही आ रहे हैं और खुद ही दवाई लेकर जा रहे हैं। मतलब आप हॉस्पिटल चलाने के लिए महंगी दवाइयाँ रखते हैं? जनरली हम जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ दोनों रखते हैं, लेकिन ब्रांडेड दवाई अधिक स्टॉक में इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और दूसरी पेशेंट की साइकोलॉजी भी होती है। जैसे कि हम में से अधिकतर लोग जाते हैं, बचपन से यही देख के आते हैं कि पेशेंट कहता है कि वहाँ गए और 3000 रुपए लग गए तब जाके आराम लगा, उन डॉक्टर के यहाँ गए थे 200 रुपए दवाई दी, उन्हें कोई आराम नहीं लगा, वहाँ गए 500 रुपए दिए तब भी आराम नहीं लगा। इसलिए ब्रांडेड दवाई रखनी पड़ती है जिससे पेशेंट को लगे कि हाँ एक्सपेंसिव दवाई मिले तो आराम लगा। सर इसका क्या फायदा अगर ज्यादा ब्रांडेड आप मेडिसिन रखते हैं, पेशेंट अगर ले ही ना पाए फिर क्या फायदा है? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में फॉर्मुलरीज होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज, जिसमें ऑफिशियल लिस्ट होती है अप्रूव्ड ड्रग्स की, जो कि हमारी होती है कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ड्रग भी इफेक्टिव होनी चाहिए और साथ में ही उनका बजट भी सही होना चाहिए। इससे हॉस्पिटल का भी बजट नहीं मिलता है, डॉक्टर को कंफ्यूजन नहीं होता है, सेफ ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को। अब इसमें कंटेंट्स ये होते हैं कि उनमें ड्रग की लिस्ट होती है जो कि इफेक्टिव हो, जैसा मैंने बताया, सेफ होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और उसके बाद उसमें ड्रग की इन्फॉर्मेशन होती है सारी, जिसमें कि ड्रग कौन सी लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, उसको कौन से रूट से लेना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड होती है। और अगर कोई ड्रग जैसे अवेलेबल नहीं है तो उनका थेरेप्यूटिक सब्स्टिट्यूट भी उसमें अवेलेबल होता है, ताकि क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखें तो क्लासिफाइड जो मेडिसिन है कि कौन सा थेरेप्यूटिक उनके इफेक्ट के हिसाब से, तो अगर एक मेडिसिन नहीं है तो उसका थेरेप्यूटिक सब्स्टिट्यूट दिया जा सके। इससे बजट भी नहीं मिलता हॉस्पिटल का, पेशेंट को सेफ ट्रीटमेंट भी मिल जाती है और साथ में इसमें गाइडलाइंस और पॉलिसीज भी दी होती है। गाइडलाइन एंड पॉलिसीज उसमें होती है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं? हमारे यहाँ सब कुछ फॉलो होता है, तभी तो इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा। अगर कुछ फॉलो नहीं होता तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलता, इतने पेशेंट्स नहीं आते यहाँ पे। पर पेशेंट कंडीशन आप देखिए, मिसमैनेजमेंट तो है आपके हॉस्पिटल में, बनना तो इतना जितना आप लोग बता रहे हो इतना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो भी ओपीडी है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। ज्योति जी, जहाँ तक मुझे मालूम है आप हॉस्पिटल में बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कंट्रोल ड्रग्स को दिया जाता है, जो आजकल के युवा नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या प्रिस्क्राइब मैनर में दिया जाता नहीं, है, बिना प्रिस्क्रिप्शन कैसे कंट्रोल ड्रग्स? प्लीज आप हमारे एक्सपर्ट को कट ऑफ मत कीजिए, उन्हें अपनी बात रखने का आप मौका बिना दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन के कंट्रोल ड्रग्स बेच रही है आज के समय में, जो आजकल के मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है आपकी कमी के कारण। ये आपकी कमी है। हॉस्पिटल की कमी हर जगह नहीं होती है। हॉस्पिटल मैं मिस जानवी से जानना चाहूंगी कि फॉर्मुलरी के प्रिपरेशन थेराप्यूटिक और फार्मेसी कमेटी करती है और इसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है। देखिए मैम, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर पेशेंट के लिए नहीं किया जाता, वो सब उन्हीं के लिए किया जाता है जिन ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है। वही तो बोल रहे हैं, अगर कोई ड्रग्स तभी ऐड किया जाता है जब वो ज्यादा इफेक्टिव हो। अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने लग जा रहा है तो उसको हम लोग डिलीट करते हैं। सिंपल वर्ड में ये है कि हमारे जो ड्रग्स है उसका भी एग्जाम होता है, अगर वो पास हुआ तो उसको ऐड किया जाता है, अगर वो फेल हुआ तो उसको फॉर्मुलरी से रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को के लिए ये बताना चाहूंगी, जैसा कि मिस्टर देवेंद्र ने अभी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात की, तो मैं अपने एक्सपर्ट्स मिस्टर करण एंड मिस हर्षिता के थ्रू अपने व्यूअर्स को मैं चाहूंगी आप समझाएं कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होता है वो हमारा, जिसमें कि हम पेशेंट का जो हम वो ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें हम ड्रग कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। और टीडीएम हमारे हर ड्रग के लिए नहीं होता है, टीडीएम बेसिकली उन ड्रग्स के लिए होता है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है, और जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइड होता है उनके लिए हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमारे कई फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक एज, सेक्स, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज और फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी एक्सेट्रा, ये हमारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं टीडीएम को। मिस्टर करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं टीडीएम को? जैसे कि मिस हर्षिता ने बताया कि थेराप्यूटिक इंडेक्स दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे होता है तो फिर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और अगर मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के ऊपर अगर ड्रग का ब्लड में कंसंट्रेशन पहुंच जाए तो फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है। ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे हर्षिता ने बताया एज, जो यंगर पेशेंट्स जैसे न्यू नेट्स रहते हैं उनमें
लीवर में एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, तो उनको लो रेंज में भी टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। सेम इंस्पेक्टर ओल्ड पेशेंट के साथ हो सकता है, उनके लीवर में फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है तो उनको लो कंसंट्रेशन में इफेक्ट हो सकता है। और फैक्टर जैसे फिजियोलॉजी होता है, कुछ पेशेंट्स की लीवर की फंक्शनिंग अच्छे से ना हो या फिर किडनी ड्रग का एक्सक्रीशन ना कर पाए तो फिर उनको लो कंसंट्रेशन में भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस भी होते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट डिपेंडेंट होते हैं, जेनेटिकली होते हैं, जेनेटिकली अफेक्ट करते हैं, तो इसमें टीडीएम का भी कोई रोल नहीं हो सकता। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते टॉक्सिसिटी किस रीजंस की वजह से हो रही है। टीडीएम हमारा मेनली उन ड्रग्स के लिए होता है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो नैरो होता है, लाइक फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिटोइन, लिथियम एंड सॉरी फॉर कटिंग यू, पर यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने तो ये भी सुना है कि आपके हॉस्पिटल में मेडिकल एडहेरेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ फॉलो ही नहीं होता है वहाँ पर। नहीं, प्रॉपर फॉलो होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स की। मेडिकेशन नॉट अटेंस मतलब होता है जो पेशेंट है वो प्रिस्क्राइब मैनर में डोज नहीं ले रहा है, मतलब वो स्किप कर रहा है या फिर उसकी केयरलेसनेस है या फिर उसका पुअर मतलब आप ये कह रही है कि जो भी हो रहा है सिर्फ पेशेंट की ही गलती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप यहाँ पे गलत बोल रही है। अगर आप ये बोल रही है ना कि सिर्फ हमारा काम इतना ही है कि हमने उन्हें दवाई दे दी और हाथ झाड़ दिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप फार्मासिस्ट हैं, आपका रोल है, अगर आप पेशेंट को बताएंगी ही नहीं, उसे एजुकेट ही नहीं करेंगे कि आपको कैसे लेना है। फार्मासिस्ट का रोल होता है, फार्मासिस्ट उनको 2 से 3 बार बता रहे कि आपको इस टाइम पे ये लेना ये लेना, लेकिन किसी किसी पेशेंट क्या होता है बिजी शेड्यूल्स रहता है कि वो मतलब अपने काम में लगे रहते हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अरे मैं तो ठीक हो गया हूँ, आज नहीं ले रहा हूँ, कल ले लूंगा, या फिर क्रोनिक डिसीज होती है जिनका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो वो क्या करते हैं अर्लियर उसको स्टॉप कर देते हैं कि नहीं फ्रस्ट्रेशन हो गया। आपको ऐसे इनिशियल्स फॉलो करने चाहिए ना, ऐसे आपको फॉलो अप ऐसा रखना चाहिए ताकि वो आपकी बात सुने। अगर आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, इतने अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, आप उन्हें समझा सकते हो, आप उन्हें इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए क्लिप्स बना सकते हो, और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं आती है। अगर आप एजुकेशन के साथ उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की चीजें बताएंगे, उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, तब वो जाके कुछ कर पाएंगे। तो पहले पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, पेशेंट आके डॉक्टर को अपने जो भी सिम्टम्स हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है, वो आके डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से बताएं कि सपोज मान लो कि मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को कुछ भी एडवर्स इफेक्ट है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉक्टर को बताए, वो डॉक्टर वैसे तो फिर जो न्यूरोलॉजिकल और मेंटल केसेस आते हैं पेशेंट्स के, उनके लिए फिर आप क्या करेंगी? वो तो अपने डोजेस वैसे भी भूल जाएंगे, उनके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपके पास वेरियस टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं। आप डायग्नोस्टिक मेथड यूज कर सकते हैं, अलोंग विद द मेडिकेशन आप मार्कर्स दे सकते हैं, और इवन मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, इनडायरेक्ट मेथड्स आते हैं जिसमें आप पेशेंट्स की हैबिट को ऑब्जर्व करते हैं। तो सिर्फ ये बोलने से कि हम उन्हें प्रोवाइड करें, आप अपनी गलती सिर्फ पेशेंट पे नहीं डाल सकते। यू डोंट नो कि पेशेंट कौन से टाइप का है, उसको क्या तकलीफ है। अगर वो मेंटल पेशेंट है तब तो आप उससे बात ही नहीं कर सकते, तब आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाएगा ना कि वो उसके पास जाए, उसको वो डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, तो आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट जो भी है उसको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन से कि वो पेशेंट मेंटल पेशेंट है तो वो मेंटल डॉक्टर के पास जाएगा। आपका रोल फार्मासिस्ट नॉर्मल डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं इस टॉपिक से हटके एक और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स ने सूत्रों के हिसाब से बताया कि इस सिटी हॉस्पिटल में पेशेंट हिस्ट्री के नाम पे इंस्टा आईडी मांगी जाती है। इंस्टा आईडी नहीं मांगी जाती है। अरे मेरा भी गला खराब है, आप मेरे लिख लीजिए। अगर आपका गला खराब है तो आप मुझे अपने नाम बताइए, आपकी एज बताइए, आपका आधार कार्ड नंबर बताइए और आपका एड्रेस बताइए। हमारे यहाँ पे सब यही चीजें लिखी जाती हैं। इंस्टा वगैरह आईडी ये सब अफवाह है। अफवाह के नाम पे आपने पूरे चैनल बना लिया है और उसी की पूरी आप चैनल के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये टॉपिक हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट का है, आप चैनल के ऊपर नहीं आ सकते हैं। आपकी क्या राय है दीपिका, सॉरी हर्षिता? पेशेंट हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही नहीं लेते हैं गोवर्धन, और आईडी तो बिल्कुल नहीं मांगते हैं। इसमें पहले पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, एज जैसे हो गए, उसका जेंडर, वेट, और उनकी क्या लाइफस्टाइल है, जैसे कोई अल्कोहल लेता है तो उसके बारे में भी हमें नोट करना होता है। एंड देन सेकेंडली अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं
फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो वो भी देखते हैं, ताकि किसी पेशेंट को पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी होती है तो वो भी चेक करना होता है। और फिर अगर वो कोई प्री मेडिकेशन ले रहा है तो वो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसका लेना होता है, कि ताकि हम उसको फिर से वही मेडिकेशन ना प्रोवाइड करें जिससे ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा तो उस पेशेंट को ऑलरेडी किडनी डिजीज थी, तो उसको दे दी गई आइबुप्रोफेन, जिसके कारण की उसकी कंडीशन और वर्स हो गई। तो ये सारी चीजें चेक करनी होती है। फॉर्म्स भी भरवाने होते हैं। फॉर्म्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स होते हैं जिसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देन मेडिकेशन फॉर्म्स होते हैं, जो क्या मेडिकेशन ले रहा है वो। देन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेंट फॉर्म्स, कि अगर उसके साथ जो भी पेशेंट को हम देने वाले हैं मेडिसिन, उसका कंसेंट लेना है उनसे, और उनको जो भी मेडिकेशन हम देने वाले कैसे ट्रीट करने वाले हैं, उनकी फैमिली के कंसेंट लेने होते हैं। तो ये सब फॉर्म्स होते हैं, ऐसे होते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री। हमारे यहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं उनको अपने बारे में आधे से ज्यादा चीजें पता भी नहीं होती कि उनको कोई एलर्जी है, तो या आप उनको उनकी फैमिली से बात कर सकते हैं। उनकी फैमिली को भी नहीं पता होती है। मेन जाएंगे प्रॉब्लम ये और है कि क्योंकि सारा जो वर्ग आता है हमारे यहाँ पे वो लोअर मिडिल क्लास और लो पावर की लाइन का आता है, उनके पास इतने टेस्ट नहीं है कि वो सारी अपनी बॉडी को क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसे प्रोवाइड नहीं करें मेडिकेशन, आप उनको अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले तभी प्रोवाइड करें, ऐसे नहीं करें। तो जो हम लोग को सूटेबल उस टाइम पे लगता है, जिस हिसाब से हम लोग को टेस्ट कर सकते हैं, जो उनके बजट के हिसाब से होता है वो टेस्ट हम लोग आप करते ऐसे हैं। कोशिश करिए कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी में सेफली आप उनको प्रिस्क्राइब हम लोग वही करते हैं, हम लोग वही करते हैं। हर एक टेस्ट हम लोग पॉसिबल नहीं है कर सकते। इंस्टा आईडी किसी ने नहीं ली है। तो अगर आपको ऐसा ही है तो आप हॉस्पिटल मतलब सीधी सी बात ये है कि हॉस्पिटल किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि आपकी गलती है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हुए मैं अपने व्यूअर्स को इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। मिस्टर हिमांशु है हमारे साथ इस चीज के एक्सपर्ट, जो कि टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का। क्या कहना है आपका इसमें? मैंने सुना है फाइनेंशियल, मटेरियल, स्टाफ वगैरह सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। क्या है ये? जी, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। अभी मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था और कुछ नोट भी कर रहा था, और ब्रेक के दौरान मैंने सारे एक्सपर्ट से बात करी और परिजनों से भी बात करी। मेरा ये मानना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ड्रग देने के लिए कोई आदमी खड़ा है। यहाँ इस हॉस्पिटल पे ड्रग देने के लिए कोई रिसेप्शन पे खड़ा ही नहीं। ड्रग देने के लिए नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक ड्रग को एक साथ रखा जा रहा है। रखने के लिए हमारे पास कबर्ड नहीं है, डबल लॉक वाले कबर्ड नहीं है जो नॉन नार्कोटिक ड्रग को रखने के लिए चाहिए। मैं ये पूछना चाहूंगा हॉस्पिटल के पक्ष से कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? आपकी क्या राय है? प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए बजट भी चाहिए पड़ता है। अब हमारे यहाँ जब लोअर क्लास के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ब्रांडेड ड्रग लें या फिर नार्कोटिक ड्रग लें, या फिर जो वो भी सारी हाई अमाउंट में आती है। तो आपके पास बजट नहीं है, मतलब आप पेशेंट को ब्रांडेड ड्रग बेच के जबरदस्ती उनसे पैसा निकलवाएंगे अपना हॉस्पिटल चलाने के? तो हमारे यहाँ पहली तो जेनरिक चीज आती है ना, लेकिन अब उनने बोला कि नार्कोटिक के लिए नहीं है, तो भाई उसके लिए भी तो हमारे पास बजट होना चाहिए ना। उनको जो पेशेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसकी बजट का भार पेशेंट पे नहीं डाल सकते। पेशेंट जो आता है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है। आपको ऐसी ड्रग डिलीवर करनी चाहिए ताकि वो अफोर्ड कर सके। आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी की सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली मिस्टर हिमांशु। तो सर, क्या हम लोग अपने हॉस्पिटल में ताला लगा के बाहर बैठ जाए क्या? कहाँ से पैसे लेकर आए हॉस्पिटल चलाने के लिए? कहाँ से लेकर आए? जेनरिक भी चल रही हमारे यहाँ। ये किसने ब्रांडेड ड्रग जो एक्सपेंसिव ही है? जरूरी नहीं, हमारे यहाँ जेनरिक भी है। इसके हमने फॉर्मुलेशन दिया है हॉस्पिटल की। तो जैसा कि आपने देखा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सवाल अभी भी वही का वही है कि जिम्मेदार आखिर कौन? हॉस्पिटल, पेशेंट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर या पूरा का पूरा सिस्टम? करप्शन और पॉलिटिक्स के बीच में हमेशा एक आम आदमी की गुहार छुप जाती है, दब जाती है और उन्हें कभी नहीं सुना जाता। चलिए, तो इसी के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई अफवाह और या एक नए न्यूज के साथ। जब तक देखते रहिए डेली ड्रग्स।